हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं आज आप सभी को क्लास 10 का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जो कि मैथ से लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए दोस्तों कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं और यह शब्द काफ़ी अधिक प्रचलित है। लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग न करके ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। आखिर में इस ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द उसमें होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा शब्द होता है गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और तीसरा शब्द होता है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। पहला शब्द ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा शब्द होता है गौन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और तीसरा शब्द होता है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप। हम लोगों को त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप के बारे में जानना है। यह त्रिकोणमिति पूरा तरह से समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। इसमें समकोण त्रिभुज का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, यह तो हो गया त्रिकोणमिति का कुछ परिचय कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या इस त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे किया जाता था। दोस्तों, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलविद पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में किया करते थे। आज भी इसका प्रयोग इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तो यह हो गया प्रयोग कि इस त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के जनक यानी त्रिकोणमिति के फादर के बारे में। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं हम लोग, यह जानते हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट, जिसका जन्म 476 में हुआ था और मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आर्य सिद्धांत था। सबसे पहले उसी ग्रंथ में कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात मिले थे, जैसे ज्या, जिसको हम साइन बोलते हैं, कोज्या कोसाइन, उत्कर्मज्या वर्साइन को यह परिभाषित किए थे अपने ग्रंथ में, जिससे इन्हीं को हम त्रिकोणमिति का जनक कहते हैं। किंतु दोस्तों, त्रिकोणमिति को इन्होंने नहीं लिखा था। त्रिकोणमिति को ग्रीक का एक प्रसिद्ध खगोलविद, भूगोलविद और गणितज्ञ था, जिसका नाम पारकस था। उसी ने त्रिकोणमिति को लिखा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यह जान लिया कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के माप के बीच की संबंध है। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स भुजा, और मेट्रोन मीन्स माप, यानी 3 भुजाओं की माप। इसका प्रयोग पहले खगोलविद पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरी को मापने में किया करते थे। इस समय इंजीनियर अपने कार्य में लाते हैं और भौतिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, किंतु इसको लिखा पारकस ने था, जो ग्रीक का रहने वाला था। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने जाना कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कि हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए
तो आगे देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया मिति को किसने लिखा था। त्रिकोणमिति को पार्कस ने लिखा था, किंतु त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द किस प्रकार से घूमता है और इस समकोण त्रिभुज से हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से कि कैसे हम लोग इससे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे और समकोण त्रिभुज होता क्या है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है और दो अन्य कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में आप लोग देख सकते हो कि यह कोण 90 डिग्री का है और अन्य कोण ए और सी जो अन्य कोण है यह न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज को अर्थात त्रिभुज ए बी सी को हम एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि हमें कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी उस भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। उस भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। और कोण ए के सटी हुई जो भुजा होगी जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हम आधार बोलेंगे या इसी को हम संलग्न भुजा, क्योंकि उसी से लगा हुआ रहता है, कर्ण को छोड़कर उसी से सटा हुआ भुजा रहता है तो उसको हम संलग्न भुजा कहेंगे। और समकोण के सामने का जो भुजा होता है उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आप लोगों ने जाना कि किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष जब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। समकोण के सामने जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण कहलाती है और जिस पर वह त्रिभुज टिका होता है वह उसका आधार कहलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घर का आधार क्या होता है? बेस होता है, नींव होता है, उसको हम घर का आधार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी पर घर टिका रहता है। ठीक उसी प्रकार आधार पर यह त्रिभुज टिका होता है। तो आइए हम लोग इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों, मान के चलिए कि इस समकोण त्रिभुज के तीन शीर्ष नहीं है बल्कि तीन व्यक्ति हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई पिता है, यहाँ पे उसका पुत्र है और यहाँ पे उसकी पुत्री है। तो जब हमें इन तीनों में संबंध स्थापित करना होगा तो हम किस प्रकार से इसमें संबंध स्थापित, कितने तरीके से हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पिता का पुत्र के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। पुनः हम पुत्र का पिता के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। पुत्र का संबंध उसकी बहन से स्थापित कर सकते हैं और बहन का संबंध उसके भाई से स्थापित किया जा सकता है। फिर पुत्री का संबंध उसके पिता के साथ स्थापित किया जा सकता है और पिता का संबंध उसके पुत्री के साथ स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम इसका संबंध 6 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कि पिता, पुत्र और उसकी पुत्री के बीच 6 तरीके से संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 6 तरीके से हम इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले कर्ण का संबंध आधार के साथ, आधार का संबंध कर्ण के साथ,
आधार का संबंध लंब के साथ, लंब का संबंध आधार के साथ, लंब का संबंध कर्ण के साथ और कर्ण का संबंध लंब के साथ स्थापित किया जा सकता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेंट, पांचवा होता है सेकेंड और छठा होता है कोटेंजेंट। जिसमें से जिसको बाद में जाकर संक्षिप्त में साइन कहा जाने लगा, इसको संक्षिप्त में कॉस कहा जाता है, इसको संक्षिप्त में टेन कहा जाता है, इसको संक्षिप्त में कॉसेक कहा जाता है, इसको संक्षिप्त में सेक कहा जाता है और इसको संक्षिप्त में हम कॉट कहते हैं। तो आइए हम कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाए। सबसे पहला होता है इसमें साइन और थीटा को, अब कोण को हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए के कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि कोण ए का सम्मुख भुजा BC है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा सम्मुख बटा कर्ण। कॉस थीटा, इसी के सापेक्ष हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न बटा कर्ण। तो ए का संलग्न यानी ए से सटा हुआ भुजा, हम कभी भी कर्ण को छोड़ के बात करते हैं, तो ए का सटा हुआ भुजा यानी उसी से लगा हुआ भुजा BA है या AB है, जिसको हम आधार बोलते हैं या संलग्न भुजा बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण होगा। टेन की बात की जाए तो टेन थीटा बराबर होता है सम्मुख बटा संलग्न, टेन थीटा बराबर होता है सम्मुख बटा संलग्न। तो इसी का हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना है कोण ए के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा इसका सम्मुख और यह हो जाएगा संलग्न, तो हम लिखेंगे सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न। सम्मुख को हम लंब भी बोलते हैं, तो सम्मुख की जगह पे हम लंब लिख सकते हैं, कर्ण का तो कर्ण रहेगा ही, संलग्न को हम आधार बोलते हैं, कर्ण का कर्ण रहेगा, सम्मुख को हम लंब बोलते हैं और संलग्न को हम आधार बोलते हैं। अब आता है इसका व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। दोस्तों व्युत्क्रम का बात आया हुआ है तो जान लेते हैं कि व्युत्क्रम कहते किसको हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि आपका व्युत्क्रम क्या होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो
कि सर नीचे और पैर ऊपर, अर्थात जब हम लोगों के शरीर का व्यवस्था ही बदल जाता है, यानी जो ऊपर है वह नीचे, जो नीचे है वह ऊपर चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम व्युत्क्रम में खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है, जो वैल्यू ऊपर होता है वह नीचे चलाता है और जो नीचे होता है वह ऊपर चला जाता है, तब उसको हम बोलेंगे कि हम इसका व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो सम्मुख ऊपर है और कर्ण नीचे है, तो कर्ण अब ऊपर चला जाएगा और सम्मुख नीचे आ जाएगा। सेक थीटा कोसेक, सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम है, तो इसमें संलग्न ऊपर है, कर्ण नीचे है, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और संलग्न आ जाएगा नीचे। कॉट थीटा टेन का अपोजिट है, तो संलग्न चला जाएगा ऊपर और सम्मुख आ जाएगा नीचे। कर्ण को तो हम कर्ण बोलते ही हैं, लेकिन सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं। कर्ण को कर्ण कहा जाता है, लेकिन संलग्न को हम आधार बोलते हैं। संलग्न को हम आधार बोलते हैं और सम्मुख को लंब कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक इसी प्रकार न्यून कोण सी का भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हमें याद रखना हो तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, पी बी पी एच एच बी। पंडित बोला पंडिताइन से, हरे हरे बोल, अर्थात पी बी पी एच एच बी। पी बाई एच, पी बाई एच होता है साइन का, बी बाई एच कॉस का, पी बाई बी tan का। तो आसानी से हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, h बाई पी, h बाई बी और b बाई पी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब चलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर की तरफ और पढ़ेंगे 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आप सभी को मैथ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।